तो मेंडल ने जो 7 कैरेक्टर लिए उसके दो दो अल्टरनेटिव फॉर्म थे और उन दो अल्टरनेटिव फॉर्म में हमें यह बताना था कि कौन सा कैरेक्टर F1 जनरेशन में दिख रहा है और कौन सा कैरेक्टर F1 जनरेशन में नहीं दिख रहा है। बेटा इधर ध्यान दो प्लीज, कौन सा कैरेक्टर F1 जनरेशन में दिख रहा है और कौन सा कैरेक्टर F1 जनरेशन में नहीं दिख रहा है। जो कैरेक्टर F1 जनरेशन में दिख रहा होता है उसे हमने डोमिनेंस बोला, जो नहीं दिख रहा था उसे हमने रेसेसिव बोला। और यही चीज मेंडल का लॉ ऑफ डोमिनेंस था कि हमें F1 जनरेशन में एक ही कैरेक्टर जो है वो दिखाई देगा और जो कैरेक्टर हमें दिखाई दिया उसी को हमने डोमिनेंट कैरेक्टर माना। मतलब अगर मेंडल को F1 जनरेशन में ड्वार्फ वाला कैरेक्टर दिखता तो हम डोमिनेंट कैरेक्टर किसको मानते? ड्वार्फ को मानते। लेकिन चूंकि F1 जनरेशन में उनको टॉल कैरेक्टर देखने को मिला, जबकि उस इंडिविजुअल के अंदर दोनों तरह के जीन प्रेजेंट थे, दोनों तरह के जीन प्रेजेंट थे। रिमेंबर, एक बहुत अच्छी बात बताओ, ध्यान सुनिएगा। जब गैमिट का फॉर्मेशन होता है, चाहे पी प्लांट हो चाहे कोई ह्यूमन बीइंग हो, जब किसी गैमिट का फॉर्मेशन होता है तो गैमिट बनने के लिए हमारी बॉडी में मियोसिस डिवीजन होता है जर्म सेल में। कहां पे? जर्म सेल में। यह बात आप सभी को पता होगा कि हमारी बॉडी में हर जगह पे माइटोसिस होता है, लेकिन हमारे स्पर्म और ओवम में मियोसिस डिवीजन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। रिजल्ट मियोसिस डिवीजन का ये होता है कि हमें दो तरह के गैमेट मिलते हैं मेल में, दो तरह के गैमेट्स मिलते हैं मेल में। एक एक्स टाइप का स्पर्म मिलता है और एक वाई टाइप का स्पर्म मिलता है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि मियोसिस डिवीजन सही से नहीं हो पाता है, तो किसी एक स्पर्म के पास में एक्स और वाई दोनों चला जाता है और कोई एक स्पर्म बिल्कुल निल रह जाता है। प्लीज, मतलब उसके पास में किसी तरह का सेक्स क्रोमोसोम नहीं होता। आइए जानते हैं कि अगर ऐसा हो गया तो क्या हो गया। अगर मान लीजिए कि कोई एक्स और वाई था इंडिविजुअल सेक्स, मैंने कहा कि हमारे स्पर्म में 22 क्रोमोसोम और हैं जिन्हें हमने नाम दिया है ऑटोसोम। बेटा प्लीज बबलाओ ना, इधर ध्यान दो। हमने बोला जिसका नाम क्या है? ऑटोसोम, जो मेल और फीमेल में क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। लेकिन आखिरी वाला जो क्रोमोसोम है या वो एक्स होगा या वो वाई होगा। लेकिन क्या हो कि अगर हमारे सेक्स क्रोमोसोम सेपरेट ना हो और किसी स्पर्म में 23 के जगह 24 क्रोमोसोम चले जाएं, 23 के जगह 24 चले जाएं, 22 ऑटोसोम और एक एक्स और वाई, तो 22 और 2 कितने हो गए? 24 हो गए। तो एक के पास से मान लो कि इससे जो क्रोमोसोम बना दैट इज अ 22 ऑटोसोम प्लस एक एक्स जो है उसके साथ में अगर चला जाए, एक्स और वाई चला जाए, क्या चला जाए? एक्स और वाई चला जाए एक ही स्पर्म में। कितने? एक ही स्पर्म के अंदर। मान लो कि इसके पास में एक्स और वाई दोनों हैं और अगर इसने किसी ओवम को क्या कर दिया? फ्यूज कर दिया, जिसके पास क्या क्रोमोसोम है? एक्स क्रोमोसोम। क्योंकि एग एक ही होती है, एग दो नहीं होती है। एग क्या होती है? एक ही होती है। तो अगर एग एक ही है और उसके पास में हैप्लॉइड नंबर एक्स क्रोमोसोम है और अगर इनका क्रॉस हुआ तो जो इंडिविजुअल बनेगा बनेगा एक्स एक्स वाई। लेकिन उनकी वॉइस, बियर्ड डेवलपमेंट, शोल्डर चौड़े हो जाएंगे, यहां पे वेव नेक हो जाएगी। तो ये कुछ तरीके के ऐसे सिम्टम्स हैं जो इस तरीके की कमियों को दिखाते हैं और ये इनफर्टाइल होंगे, मतलब ये बच्चों को जन्म नहीं दे सकते हैं क्योंकि ना तो ये मेल रह गए ना तो ये फीमेल रह गए। मेरी बात समझ में आया? तो अब समझ में आया कि ट्रांसजेंडर कैसे बनते हैं। तो ट्रांसजेंडर ऐसे बनते हैं। अब सुनिए, वहीं पे दूसरा जो स्पर्म बना होगा इससे वो बिल्कुल क्या होगा? निल होगा। उसमें किसी तरीके का एक्स और वाई क्रोमोसोम है ही नहीं। अगर उसके पास में एक्स और वाई क्रोमोसोम है ही नहीं और उसने ओवम से क्या कर लिया? क्रॉस कर लिया, तो ये बताओ इससे जो बनेगा वो केवल उसमें क्या होगा? एक्स ही तो होगा। मतलब उसमें केवल फीमेल कैरेक्टर्स ही होंगे और वो भी कंप्लीट नहीं, क्योंकि कितने एक्स हैं? एक ही। और कंप्लीट फीमेल बनने के लिए कितने एक्स चाहिए? 2।
तो ऐसे लोगों को हम बोलते हैं ट्रांसजेंडर, और इस तरह के सिंड्रोम को बोलते हैं टर्नर सिंड्रोम। ये सिंड्रोम है क्लाइनफेल्टर और ये सिंड्रोम है टर्नर। एक में क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो रहा है और एक में क्रोमोसोम कम हो रहा है। दैट इज अ ट्राइसोमी, अदर वन इज मोनोसोमी। अब ये जो मैंने तुमको बात बताया, यही बात, इसी चीज के लिए हम जेनेटिक्स को पढ़ते हैं। अगर हम जेनेटिक्स जानते ही ना, अगर हम मियोसिस माइटोसिस जानते ही ना, तो हमें कभी पता ही नहीं लगता कि ट्रांसजेंडर कहां से आ गए। हम तो यही मानते ना कि इस दुनिया में एक एक्स वाई होगा और एक एक्स एक्स होगा। लेकिन याद रखिएगा कि हर चीज के पीछे का रीजन मियोसिस डिवीजन है। क्या है? मियोसिस डिवीजन। अगर मियोसिस डिवीजन या डीएनए का सेपरेशन सही से नहीं होगा तो कमियां और खामियां आएंगी ही आएंगी। और मैंने अभी आपके सामने केवल 2 तरह के सिंड्रोम बताए जो कि सेक्स क्रोमोसोम पे था। हमारे ऑटोसोम में भी सिंड्रोम होते हैं। किसी एक में क्रोमोसोम नंबर बढ़ सकते हैं और किसी एक में क्रोमोसोम नंबर कम कर हो सकते हैं। एंड रिमेंबर बेटा, याद रखिएगा कि अगर किसी में एक एक्स्ट्रा नंबर ऑफ या कोई भी ट्रांसजेंडर जो होता है, जो फीमेल है और उसके अंदर मेल के कैरेक्टर हैं, तो वो हमेशा फीमेल से थोड़ा ताकतवर और मेल से हमेशा कमजोर होगा, क्योंकि उसके में टेस्टोस्टेरोन लेवल क्या होगा? कम होगा, जिससे उनके मसल्स का उतना डेवलपमेंट नहीं होगा, मेंटली भी कमजोर होंगे वो। वहीं पे दूसरी तरफ अगर हम लोग देखें कि इनको, अगर मैं इस वाले की बात करूं जिसमें केवल एक्स क्रोमोसोम है, तो इनके अंदर भी जो है मेल और फीमेल के मुकाबले ताकत क्या होगी? कम ही रहेगी। तो कहने का मेरे मतलब इसीलिए है कि ट्रांसजेंडर्स इसीलिए हमारे बीच सर्वाइव नहीं कर पाते, क्योंकि वो फिजिकली मेंटली हमसे उतने स्ट्रांग नहीं होते। बट रिमेंबर, याद रखिएगा कि हमें उनको कभी भी खराब नजरों से, जैसे हमारे माँ बाप हमको नहीं सिखाते हैं, तो हम तमाम तरह के टर्म यूज करते हैं उनके लिए, कई बड़े बड़े जगहों पे यूज कर देते हैं। रीजन हमारी परवरिश ऐसी हुई है। जैसे हमारी परवरिश में कमियां होती हैं, हमारे सामने बोल दिया जाता है तू उस तरह रह रहा है, मतलब किसी जात का नाम लेकर के बोल दिया जाता है। तो ये क्यों? क्योंकि ये समाज में चलता है, हमारे कानों में ये पड़ता है। बट इस आदत को क्या करना पड़ेगा? बदलना है। भूल से भी किसी भी तरीके से ऐसे वर्ड को यूज नहीं करना है। किसी को काला बोलना, किसी को छोटा बोलना, किसी को मोटा बोलना, किसी को उसके जाति को छोटा बोल देना, तो इस तरीके की चीज समाज में है, लेकिन तुम्हें अपनी जुबान पे कंट्रोल रखना है। इसी तरीके से अगर किसी में जेनेटिकल इश्यूज है तो तुम्हें कभी उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि तुम्हें नहीं पता है कि तुम्हारे अंदर कौन सी कमियां हैं और वो कभी भी एराइज हो सकती हैं। पता चला तुम दूसरे को इनफर्टाइल होने पे मजाक उड़ा रहे हो और जब खुद की बारी आई तो टें हो गए। तो ईश्वर किसी के साथ कुछ भी खेल सकता है। अक्सर मेरे साथ ऐसा होता है, मैं जो है जैसे ही बहाना मारता हूं, मैडम आज तबीयत बहुत खराब है, नहीं आ पाऊंगा, 100% तबीयत खराब होगी, मैं बहाना मारना ही बंद कर दिया। मतलब आप जान लीजिए कि अगर आपने प्रेडिक्ट किया तो वो चीज होना स्वाभाविक है। तो तुमको समझ में आ गया होगा कि जेनेटिक्स में गैमेट्स का कितना रोल होता है, और गैमेट सही तरीके से उसमें जेनेटिक मटेरियल क्या होना चाहिए, बात मत करो प्लीज, जेनेटिक मटेरियल सही तरीके से क्या होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। अगर जेनेटिक्स मटेरियल सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ तो किसी एक ऑर्गेनिज्म में कुछ एक्स्ट्रा फीचर आएंगे जो उसके लिए खतरनाक होंगे, और किसी दूसरे में एक्स्ट्रा फीचर आएंगे जो उसके लिए खतरनाक होंगे। जैसा कि हमने यहां पे देखा, ना ये फर्टाइल रह गया और ना ये फर्टाइल, क्योंकि फर्टाइल होने के लिए च्युइंगम खाना जरूरी है। थूक जाओ। फर्टाइल होने के लिए बेटा है, सभी लोग ध्यान सुनेंगे, तो फर्टाइल होने के लिए क्रोमोसोम का पेयर में होना जरूरी है। बेटा प्लीज, पीछे लड़के जाते हो यार तुम लोग, क्या करो वहां पे? मैंने बोला फर्टाइल होने के लिए क्रोमोसोम का पेयर में होना जरूरी है, ना तो क्रोमोसोम इसमें पेयर में है और ना तो क्रोमोसोम इसमें पेयर में है। तुम उस सीट से उठो और आगे बैठो, वहां से उठो, पहले बैठो इधर। एक दूसरे के लिए पैरासाइट बन रहे हो तुम लोग। थैंक यू बेटा, बंद कर दो, सब बंद करना चाहिए, इतना भी गर्मी लगेगा। और
ऐसा करो, स्वेटर उतार लो, उतार लो स्वेटर, उघेल लो बैठो तुम लोग। चलिए, तो कल मैंने आपको बताया कि मेंडल के फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस के बाद मेंडल को चुनौती मिली कि जो आपने क्रॉस किया वो क्रॉस, या मेंडल ने खुद को चुनौती दी कि जो मैंने क्रॉस किया वो क्रॉस बिल्कुल सही है, और इसके लिए उन्होंने टेस्ट क्रॉस किया। ध्यान सुनेंगे, मेंडल का कहना यह था कि मैंने एक प्योर प्लांट लिया है, कैपिटल टी, प्योर ब्रीड प्लांट जिसके दोनों अलील सेम है, कैपिटल टी, और दूसरे होमोजाइगस, और दूसरी तरफ मैंने प्योर डॉर्फ लिया है, और उन दोनों के क्रॉस कराने पे जो जनरेशन F1 आ रही है उसमें हाइब्रिड टॉल आ रहे हैं। और इसी पे सवाल उठा कि तुमको कैसे पता चला कि वो होमोजाइगस टॉल है या हेट्रोजाइगस टॉल है। तो इसको कराने के लिए मेंडल ने क्या किया कि पता लगा, ध्यान सुनिए, आइए टेस्ट करते हैं मेंडल का, नो गार्डन नो कुछ डायरी। ध्यान सुनिए, एक तरफ मेंडल ने क्या पाया और एक तरफ मेंडल जांच कैसे कर रहे हैं। मेंडल के रिजल्ट में सारे प्लांट आए टॉल और उनका जेनेटिक क्या आया, कैपिटल टी स्मॉल टी। लेकिन सवाल क्या था, ध्यान सुनेंगे तभी समझ में आएगा, वरना किसी सवाल यह था कि जो प्लांट उनको रिजल्ट में मिला वो मेंडल को कैसे पता चला कि वो कैपिटल टी स्मॉल टी है या कैपिटल टी। तो मेंडल ने कहा देख लेते हैं, अगर तुम्हारा कहना यह है, अगर तुम्हारा कहना यह है कि F1 जनरेशन कैपिटल टी है तो ठीक है, मैं मान लिया मैंने F1 जनरेशन की क्रॉस किससे करा दिया, रेसेसिव से करा दिया। किससे करा दिया? तो फिर सारे प्लांट क्या मिल गए, टॉल मिल गए। लेकिन जब इन्होंने F1 जनरेशन की क्रॉस, सॉरी ये F1 नहीं है, ये हाँ F1, अगर हम नहीं अगर हम लोग F1 को कैपिटल टी मानते तो सारे प्लांट क्या आते, टॉल। लेकिन अगर हम लोग F1 को क्या मानते, कैपिटल टी स्मॉल टी, जो मेंडल का रिजल्ट आया और उसके क्रॉस किससे कराते, स्मॉल टी से, तो दो प्लांट आ जाते टॉल और दो प्लांट आ जाते ड्वार्फ, और यही तो मेंडल का रिजल्ट आया था। तो इस बात का कंक्लूजन सही निकल गया कि जो F1 जनरेशन है वो कैपिटल टी नहीं, वो कैपिटल टी स्मॉल टी है, एंड दैट इज टेस्ट क्रॉस। इसीलिए हमने इसको नाम दिया टेस्ट क्रॉस। अब ये वाली बात तुमको इस तरीके से नहीं बताई जाती, तुमको टेस्ट क्रॉस रटा दिया जाता है कि बेटा तुम रेशियो याद कर लो कि टेस्ट क्रॉस का रेशियो हमेशा कितना आता है, 1:1। बट टेस्ट क्रॉस मेंडल ने इसीलिए किया था ताकि अपने F1 जनरेशन को प्रूव कर सकें कि वो होमोजाइगस नहीं मिला है, वो क्या मिला है, हेट्रोजाइगस मिला है, ताकि वो प्रूव कर सकें कि उनका लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है वो बिल्कुल सही है। वो बिल्कुल सही है कि अगर एक कैरेक्टर टॉल आ रहा है, एक कैरेक्टर डोमिनेंट आ रहा है, एक कैरेक्टर रेसेसिव आ रहा है, तो डोमिनेंट वाला अपना कैरेक्टर शो करेगा, रेसेसिव वाला शो नहीं करेगा। और यही चीज मेंडल ने अपने सातों कैरेक्टर के साथ किया 1 by 1, और सातों कैरेक्टर में एक ही कैरेक्टर केवल F1 जनरेशन में दिखता था, और जो कैरेक्टर F1 जनरेशन में उनको दिखा उसी कैरेक्टर को उन्होंने क्या नाम दे दिया, डोमिनेंट, और जो नहीं दिखा उसको नाम दे दिया रेसेसिव। इस तरीके से वो 7 कैरेक्टर में डिसाइड हो गया कि ये डोमिनेंट है और ये आपका रेसेसिव है। क्लियर हुआ इतनी बातें? ओके, नाउ द सेकंड लॉ। सेकंड लॉ की तरफ अगर हम आगे बढ़ें तो उसके पहले मेंडल के, मैंने कहा था आपको कि मैं एक एक लॉ बताऊंगा लेकिन उसके एक्सेप्शन भी बताते चलूंगा आपको। आओ इनके पहले लॉ को एक्सेप्शन करते हैं। मेंडल का कहना यह था कि हमारे जो क्या है, हमारे जो क्रोमोसोम है या हमारे जो फैक्टर हैं, क्या है फैक्टर, उसमें या तो डोमिनेंट दिखेगा या तो रेसेसिव दिखेगा, लेकिन अगर दोनों साथ रहे तो केवल डोमिनेंट दिखेगा, रेसेसिव नहीं दिखेगा। लेकिन जब मेंडल के सेकंड लॉ की शुरुआत हुई जिसका नाम था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यही वाला लॉ लोग कंफ्यूज होते हैं, इसीलिए बहुत ध्यान से सुनेंगे और इसमें 2 क्रॉसेस सामने आएंगे। सबसे पहले F1 जनरेशन और नंबर 2 F2 जनरेशन भी कराएंगे, तो बहुत ध्यान से सुनेंगे, समझ में आएगा। मैं एक एक लॉ आपसे भी पूछने वाला हूं,
तो इसलिए आप इन लॉज को ध्यान से देखेंगे भाई, ध्यान सुनिए। सबसे पहले हमने कहा कि आपको नेचुरल एक क्रॉस करानी है सेकंड लॉ को बताने के लिए, जो हमने अभी कराया, जिसको मैंने कहा कि अगर मैं क्रॉस करा दूं कैपिटल टी स्मॉल टी को। अब कैपिटल टी स्मॉल टी ये पेरेंट्स हैं। क्या हैं? पेरेंट्स हैं। जिन बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है जेनेटिक्स में, मैं फिर से बता रहा हूं, कंटेंट बन रहे हैं, वीडियोस में हर शाम को अपलोड कर दूंगा, आप एक बार और देख लीजिए। इनसे जब क्वेश्चन बनेंगे तो आप लहरा जाएंगे या लहरिया जाएंगे, इसीलिए बता। और जो एग्जाम्पल्स तुम्हारे एनसीईआरटी में दिया है, बस उतना ही एग्जाम्पल आप हूबहू उतारेंगे। नो रेफरेंस बुक्स, कोई रेफरेंस क्वेश्चन नहीं, नो उटपटांग क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन तुम जो भी उतारो वो एनसीईआरटी का रहे, एनसीईआरटी से रिलेट करता रहे, वैसे ही सैंपल पेपर के क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। मैं फिर से बता रहा हूं, जेनेटिक्स के क्वेश्चंस बाहर से नहीं आ सकते हैं। जेनेटिक्स तुमसे उतना ही पूछता है जितना तुम्हारे एनसीईआरटी में है, इसलिए अपनी एनसीईआरटी की लाइनों को बहुत ध्यान सुनिएगा और इन लॉज को बहुत अच्छे सुनिएगा। मान लीजिए आ ही जाए, टपक ही जाए, तो जो है निकल जाओ अच्छी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। ठीक है, तो पेरेंट्स के बाद पेरेंट्स क्या प्रोड्यूस करेगा बेटा, तुम बताओगे? रुकबो यार, तुम बताओ। पेरेंट्स क्या प्रोड्यूस करेगा? गैमेट्स प्रोड्यूस करेगा। क्या प्रोड्यूस करेगा? कितने टाइप के गैमेट बनेंगे? 2 टाइप के, कैपिटल टी और कैपिटल टी गैमेट्स बन जाएंगे। और यहां पे भी 2 तरह गैमेट, स्मॉल टी। और इन गैमेट से जो हमें रिजल्ट सामने आता है वो आता है कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। हमने अब इन प्लांट्स के बीच कराया सेल्फ पॉलिनेशन। पहले इनको बड़ा करेंगे। क्या करेंगे? बड़ा। जब इनमें फ्लावर आ जाएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी को आपस में क्या करा देंगे? सेल्फ पॉलिनेशन। उसी प्लांट के फ्लावर को उसी प्लांट के स्टिग्मा पे डाल देंगे, क्योंकि सभी प्लांट के फ्लावर क्या हैं? सेम है। क्या है? सेम। तो हमने कराया इसमें सेल्फिंग। क्या कराई? सेल्फिंग। सेल्फिंग कराने के बाद में अब देखिए दूसरा क्रॉस, धन्य से कॉपी निकालिए। दोनों क्रॉस का बताएंगे, जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो। चलिए, कैपिटल टी स्मॉल टी की क्रॉस करानी है कैपिटल टी स्मॉल टी से, और इसका बताना है जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो खटाखट। तो ध्यान सुनिएगा बेटा मेरी बात। जब तुम देखिए, मैंने आपको कल यही चीज बताया था ताकि आपको चीजें बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाए कि मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट को 2 पार्ट में अलग किया था। एक वो जो उन्होंने डायरी में देखा और एक वो जो उन्होंने गार्डन में देखा। गार्डन में उन्हें प्लांट दिखता था। क्या दिखता था? प्लांट। और डायरी में उन्हें जीन दिखता था या फैक्टर दिखता था। क्या दिखता था? जीन या फैक्टर। जब हम जीन और फैक्टर को काउंट करेंगे, जब हम जीन और फैक्टर को काउंट करेंगे, वो होगा जीनोटाइप। और जब हम प्लांट को देख के पता लगाएंगे कि ये मेल है, फीमेल है, ये प्लांट टॉल है, ड्वार्फ है, तो वो होगा तुम्हारा फिनोटाइप। जो देख के पता लगाएंगे फिनोटाइप। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक एग्जांपल सिंपल से ले लेते हैं। अभी इस क्लास में हम अगर देख के पता लगाएं तो मान लेते हैं कि 50 से ज्यादा योग, मान लो 50 क्या 60-70 बच्चे मेल हैं और 50 बच्चे मान लो फीमेल है। एक एग्जांपल तौर पे 60-70 बच्चे जो है वो क्या है? मेल है, और 50 बच्चियां क्या है? फीमेल है। ये मैंने देख के कैसे पता लगाया? फिनोटाइप। क्या बताया? फिनोटाइप। शकल देखा, उनका कैरेक्टर मैच करता था मेल से, उनको मेल बना दिया। लेकिन उसी में कोई लड़का लड़की बन के बैठा हो, कोई लड़का लड़की बन के बैठा होगा, तो फिनोटाइप में वो किसमें गिना जाएगा? लड़की में गिना जाएगा। लेकिन जब उसकी जीनोटाइप आएगी तो जीनोटाइप अलग हो जाएगा और फिनोटाइप अलग। तो कभी भी याद रखिएगा कि जो रेशियो जीनोटाइप का होता है जरूरी नहीं कि वो रेशियो फिनोटाइप का भी हो। हम जीन काउंट करते हैं कि कितने तरह के जीन बने हैं, कितने तरह के अलील बने हैं, जबकि फिनोटाइप में हम लोग कैरेक्टर्स देखते हैं कि इस तरीके के कितने कैरेक्टर हैं और इस तरीके के कितने कैरेक्टर्स हैं। अब ध्यान सुनिए, जो क्रॉस नहीं कर पाए ध्यान सुनिए बेटा। यहां पे हमको सबसे पहले गैमेट बनाने हैं। कितने तरह के गैमेट बनेंगे? 2। एक गैमेट बनेगा कैपिटल टी और एक गैमेट बनेगा स्मॉल टी। द सेम थिंग यहां पे भी कैपिटल टी और स्मॉल टी आपस में क्रॉस कराते हैं। क्रॉस कराने के बाद में पहला बना कैपिटल टी, दूसरा बना कैपिटल टी
टी, तीसरा बना कैपिटल टी स्मॉल टी, और चौथा बन गया स्मॉल टी स्मॉल टी। नाउ रिमेंबर, अगर मैं, ये सभी सीड हैं, क्या है? सीड। अगर मैं इन तीनों को उगाऊंगा तो कैसा प्लांट पाऊंगा? टॉल। मतलब टॉल दिखेगा वो, और जो दिखेगा वो होगा आपका फिनोटाइप। क्या होगा? फिनोटाइप होगा। तो फिनोटाइप हो गए हमारे 3 टॉल, और एक हो गया ड्वार्फ। दिखने में हमको देख करके क्या पता लग रहा है कि 3 टॉल है और एक क्या है? ड्वार्फ है। अच्छा ठीक है भाई, क्या तुम तीनों टॉल को देख करके ये पता लगा सकते हो कि इसमें कैपिटल टी स्मॉल टी कौन है और स्मॉल टी और कैपिटल टी कौन है? नहीं। तो जीन के लिए हम क्या देखेंगे? जीन को देखेंगे। जीनोटाइप लिए किसको देखेंगे? जीनोटाइप। कितने तरह के कैपिटल टी हैं? एक तरह का, तो हो गया 1। कितने तरह के कैपिटल टी स्मॉल टी हैं? 2 तरह के, दैट इज अ 2। और कितने तरह के स्मॉल टी? एक तरह का, दैट इज अ 1। टोटल हो गए 4। टोटल हो गए 4। तो ये हो गया 1:2:1। ये है जीनोटाइप, और 3:1 वो हो गया आपका फिनोटाइप। तो यहां पे ऐसे नोट कर लिए, 3:1 इज अ फिनोटाइप रेशियो, और 1:2:1 इज अ जीनोटाइप रेशियो। रिमेंबर बेटा, ये F1 जनरेशन है। कौन जनरेशन है? और ये जो निकाला हमने क्या है? F2। क्या है? पेरेंट कौन था? योग। और ये है F1। ठीक है, चलो भाई जल्दी से इसको अपनी कॉपी में उतार लो। उतारो जल्दी, उतारिए यार, मेरा मुंह मत ताकिए, उतारिए। सेल्फिंग मतलब जब किसी एक ही प्लांट के उसी फ्लावर का पॉलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे डाला जाए, ठीक है ना? मतलब उसमें दूसरे प्लांट या फ्लावर की जरूरत ना पड़े, सेल्फिंग। और उसमें जेनेटिक मटेरियल चेंज नहीं होता है। तो कहां जेनेटिक मटेरियल चेंज? जो मेल के पास में वही, क्योंकि सेम प्लांट है। बात समझ में आया कि नहीं? क्योंकि अरे यार फ्लावर पार्ट्स होते हैं ना, स्टिग्मा मेल फीमेल है, पॉलन मेल है, हमें उसी का पॉलन निकालना है, उसी की स्टिग्मा पे छिड़क देना, दैट्स इट, हो गया पॉलिनेशन हो गया। होता तो है सेल्फ पॉलिनेशन। उतार लिए क्या? हो गया, जीनोटाइप फिनोटाइप हो गया। ओके, अब बस अब्दुल से 5 मिनट और आ जाएं तो सेकेंड लॉ खत्म कर। देखे बेटा, आप सभी लोग सुने। अरे यार सुनो यार तुम लोग। चलिए, अब जो बात मैं बहुत बता रहा हूं वो बात ध्यान सुनेंगे। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन फिनिश। सभी लोग मुंडी ऊपर करो यार, ये मंडी ऊपर करो। क्या वहां झुका हुआ है यार, तेज चश्मा? देखे, ध्यान सुनेगा है? तो आपके ने जब पहली क्रॉस कराई तो पहली क्रॉस कराने पे हमें क्या मिला? कैपिटल टी स्मॉल टी। लेकिन दूसरी क्रॉस कराने पे हमें दोबारा से क्या मिल गया? कैपिटल टी। मेंडल का सेकेंड लॉ कहता है कि भले दोनों गैमेट्स आपस में पास पास आ जाएं, लेकिन कभी भी आपस में ब्लेंड नहीं होंगे। कभी भी आपस में ब्लेंड, अगर ये ब्लेंड हो गए होते, मिक्स हो गए होते, तो क्या दोबारा कैपिटल टी मिलता? नहीं। यहां सारे प्लांट क्या मिलते? कैपिटल टी स्मॉल टी ही मिलते। लेकिन यहां पे गैमेट ब्लेंड नहीं हुए, इसीलिए इन्होंने गैमेट को क्या बनाया? अलग अलग बनाया। नहीं समझ में? मेरी बात ध्यान सुनिए। जब हमने पहली क्रॉस कराई तो पहली क्रॉस कराने के बाद हमें मेल और फीमेल के दोनों गैमेट क्या आ गए? पास पास आ गए। ये गैमेट भले पास पास आ गए, लेकिन ये गैमेट कभी ब्लेंड नहीं हुए। अगर ये गैमेट्स ब्लेंड, जैसे एग्जांपल तौर पे अगर तुम चीनी और पानी को मिलाओ तो वो क्या हो जाते हैं? ब्लेंड हो जाते हैं। वो कभी सेपरेट नहीं हो सकते हैं। उसी तरह ये भी कभी सेपरेट नहीं हो। चलो जाओ, कल पढ़ाएंगे इसको, और वीडियो देख लोगे, ये वाली लाइन समझ में आ जाएगा। चलो जाओ।